एवरीवन, आरएससी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। 1947 का अधिनियम। हमने इसमें जाना था कि क्या चीजें पारित होकर आई, भारत जब आजाद होने वाला था। तो पिछली क्लास में हमने ये कवर किया। आज हम कवर करने जा रहे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। जो संविधान सभा थी उसमें क्या क्या कार्य प्रणाली रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली है क्या। तो संविधान निर्माता किसी मौलिक ग्रंथ की खोज में नहीं थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो किसी मौलिक ग्रंथ की खोज नहीं कर रहे थे, वो संविधान निर्माण करने जा रहे थे। तो संविधान सभा की दृष्टि ऐसी थी, उनकी दृष्टि ऐसी थी कि एक ऐसा संविधान निर्माण किया जाए जिसे व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि किसी पे ऐसी चीजें थोपी जाए कि वो ना करना चाहे, मजबूरी में उसे मानना चाहे। नहीं, हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए कि लोग उसे अपनी मर्जी से अपना सके। तो भारतीय संविधान सभा के दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली का सबसे उपयुक्त विश्लेषण प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक से लिया। ठीक है, ये जो विचारधारा थी ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक से ली गई। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि भारत की संविधान सभा का दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पे आधारित होना चाहिए। ठीक, उन्होंने बताया था कि 3 सिद्धांतों पे आधारित था। तो पहली चीज क्या थी? सर्वसम्मति। सर्वसम्मति किसे बोलते हैं? जिसमें सबकी सहमति हो उसे सर्वसम्मति कहते हैं। और दूसरी थी समायोजन, कि सब भाग ले, इसमें सब आकर हिस्सा बने इस संविधान का। और तीसरा था परिवर्तन। तो पहले जानते हैं कि सर्वसम्मति क्या है, किसे कहते हैं सर्वसम्मति। तो संविधान सभा का दृष्टिकोण मुख्यतः सर्वसम्मति के आधार पर सिद्धांत के आधार पे आधारित था। कि ये जो दृष्टिकोण है कि सबकी सहमति होनी चाहिए, किसी एक सदस्य की निर्णय पे ये संविधान का निर्माण नहीं किया जाएगा। जिसमें जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति की आवश्यकता है। तो सर्वसम्मति उसे ही बोलते हैं कि जहां सबकी सहमति हो। तो चलिए अब आगे कवर करते हैं। आज जानते हैं कि सर्वसम्मति से तात्पर्य क्या है। तो सर्वसम्मति से तात्पर्य है कि जो भी निर्णय लिए जाए या तो एक मत से लिया जाए या लगभग एक मत के लिए लिया जाए, सबकी सहमति एक मत से हो। ये नहीं कि वो कुछ भी बोले वो कुछ भी बोले, ऐसा नहीं।
सबकी एक ही बात हो, एक मत हो, इसे सर्वसम्मति कहते हैं। तो संविधान सभा में बहुमत के बल पर निर्णय लेने के स्थान पर सबकी सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जो संविधान सभा थी उसमें बहुमत पर बल नहीं दिया गया। जैसे कि अभी चुनाव होते हैं तो जिसकी पार्टी जितनी ज्यादा सीटें लाती है तो वो विजयी प्राप्त हो जाती है, तो वोट बहुमत के आधार पर संविधान सभा ने बल नहीं दिया, सबकी सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया कि यहाँ बहुमत नहीं, यहाँ सहमति की आवश्यकता है कि सब सहमत हो कि हाँ ये चीजें अच्छी है, ये बातें हमारे संविधान में लिखी जानी चाहिए। ये नहीं कि वोटिंग को बहुमत किया जाए कि ये बातें अच्छी है या बुरी है, आप इस पे बहुमत डालिए, वोट डालिए। नहीं, बहुमत पे नहीं, सहमति पे वो अपने अंदर आत्मा से बोले कि हाँ ये बातें अच्छी है और ये बातें गलत है। तो हमारे संविधान निर्माता उस पे बल ज्यादा दिए, सहमति प्राप्त करने का प्रयास ज्यादा किए। तो संघीय व्यवस्था हो, भाषा, संसद का द्विसदनीय होना या संसद का कार्यकाल जो भी हो इत्यादि कुछ भी हो, ऐसे प्रावधान हैं जिन पर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। ये जो जितने भी मामले थे, संघीय व्यवस्था, भाषा, संसद या द्विसदनीय, द्विसदनीय हो या संसद की कार्यकाल हो, कोई भी चीज हो, इस पे संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। उन्होंने बोला कि हाँ ये सारी बातें अच्छी है, इस पे ऐसी चीजें कानून इस संविधान में लिखी जानी चाहिए, तो सब सहमत थे इसमें। कोई एक व्यक्ति की सहमति से ये सारी चीजें नहीं, और सर्वसम्मति से इन विषयों पर निर्णय लिया गया, सबकी सहमति से इस पे निर्णय लिया गया। तो अभी तक हमने जाना कि सर्वसम्मति क्या है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समायोजन क्या है। 3 सिद्धांत थे ना, सर्वसम्मति, समायोजन और परिवर्तन। तो अभी हमने कवर किया सर्वसम्मति, अब हम कवर करने जा रहे हैं समायोजन। समायोजन क्या है ये जानते हैं, तो चलिए। समायोजन से तात्पर्य पर दो परस्पर विरोधी समकक्षी जाने वाली विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने से हो। तो आपने तो ये किताबी भाषा में जाना कि जो दो विचारधाराएं हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना है, ठीक है। अब हम आम भाषा में जानते हैं। तो ये तो किताबी भाषा है कि समायोजन दो विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने से है। तो चलिए मैं अपने घर के एग्जाम्पल से ही आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे घर में 2 सदस्य हैं, कोई भी, एक माता हो या पिता हो या भाई हो या बहन हो, कोई भी। तो घर के 2 सदस्य हैं तो उनकी विचारधाराएं भी 2 हैं। हर किसी का एक विचार नहीं है, एक जैसा कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने दिमाग से अपने अपने नजरिए से सोचते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी है और ये सारी चीजें गलत है। तो घर के 2 सदस्य जब 2 विचारधाराएं रखते हैं तो संविधान सभा में तो इतने सारे सदस्य थे, तो इतने सारे विचारधाराएं होंगी, तो इन सबको साथ में लेते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। तो समझिए कि कितना मुश्किल रहा होगा जब घर में ही 2 सदस्य में ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो वहां तो उतने सारे सदस्य थे। तो जो घर में 2 लोग थे, तो घर का कोई भी फैसला हो,
चाहे बेटी की पढ़ाई से लेकर हो या उनकी शादी से लेकर हो या उनको बाहर जाने देना है या वो कितने बजे बाहर जाएंगे और कब तक घर वापस आएंगे, इन सारी चीजों पर वो जो लोग थे, घर के जो सदस्य थे, वो फैसले ले रहे थे। तो इन सारी चीजों पे उनकी दो विचारधाराएं थे, एक सकारात्मक सोच से थे और एक नकारात्मक सोच से थे। तो जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, वैसे ही जैसे कि मेरे घर में दो सदस्य की विचारधाराएं दो थी, दो सदस्य तो दो विचारधाराएं थी। तो एक पिताजी है जो वो दोनों को समन्वय समायोजित करते हुए वो दोनों को समझाते हैं कि हाँ, आपकी भी बात अच्छी है और आपकी भी बात अच्छी है, लेकिन आप दोनों निर्णय लीजिए कि हाँ, उनको बोला जाए कि ऐसा है, आप ऐसा करिए, आपको इतने बजे तक आना है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से जाइए और अच्छे से आइए। वो जो पिताजी हैं, वो दोनों लोगों को समन्वय कर रहे हैं, उन दोनों विचारों को समन्वय कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं दो विचारों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो ऐसे ही हमारे संविधान निर्माता इतने सारी विचारधाराओं के बीच समन्वय स्थापित कर रहे थे। जब अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराएं दे रहे थे कि हाँ, ऐसी चीजें होनी चाहिए, वो बोल रहे थे ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो दो विचारधाराएं थी, तो सबको समन्वय, उनके बीच समन्वय स्थापित करने का किसका काम था? संविधान निर्माताओं का ही तो था। वो सबको लेकर चल रहे थे। तो समायोजन का पहला तो ये मतलब हुआ। अब संविधान के कुछ प्रावधानों को समायोजन के सिद्धांत के आधार पर ही अपनाया गया। जो कुछ प्रावधान थे उन्हीं के आधार पर उन्हें अपनाया गया। जो संविधान में कुछ बातें हैं, इसी समायोजन पे ही अपनाया गया। तो सामान्य परिस्थितियों में भारतीय राज्य व्यवस्था संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है। जब देश में सामान्य परिस्थिति है, तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है। संघात्मक मतलब कि क्या है? पहले आम भाषा में जान लेते हैं कि घर में जितने भी सदस्य हैं, तो उनको ये सारी चीजें बताई गई है कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसे संघात्मक बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे देश में जब सब लोग मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी सरकारें मिलकर काम करती है, तो उसे संघात्मक प्रणाली कहते हैं। संघात्मक सरकार अंतर्गत उसके कार्य करती है, किंतु आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो जैसे कि घर में झगड़े होने लगे, तो जो घर के बड़े हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया कि आज से जो मैं बोलूंगा वही होगा, आज से किसी की बातें नहीं मानी जाएंगी, कोई भी अपना अपना फैसला नहीं सुनाएगा, मैं जैसा बता रहा हूँ कि सुबह इसको ये काम करना है, शाम को ये काम करना, वैसा ही होगा, तो उसे ही एकात्मक बोलते हैं। तो जब आपातकालीन परिस्थिति देश में आती है, तो राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है, केंद्र सरकार सब पावर ले लेती है। तो वो एकात्मक व्यवस्था हुई ना, कि जो केंद्र सरकार बोलेगी, जैसा कानून लागू करना चाहेगी, वैसे ही पूरे देश में कानून लागू होगा। तो आपातकालीन परिस्थिति में एकात्मक रूप धारण कर लेती है, और जो सामान्य परिस्थिति रहती है उसमें संघात्मक प्रणाली रहती है। ठीक है, अभी हमने ये जाना। अब जो परिवर्तन के साथ चयन, परिवर्तन के साथ चयन क्या है, अब इसे जानते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रयोग वस्तुतः उन प्रावधानों के संबंध में किया गया जिन्हें दूसरे देशों के संविधानों से ग्रहण किया गया। ठीक है, ये जो परिवर्तन के साथ चयन है, ये सिद्धांत का प्रयोग तब लागू किया गया, हमारे देश में अपनाया गया। आपको पता है कि हमारे संविधान में अनेकों देशों के संविधान से जितनी भी सारी अच्छी चीजें थी उनको लिया गया। इसीलिए कितने लोग हैं, ये कितने देश वालों हैं जो बोलते हैं कि कॉपीराइट, भारत का संविधान कॉपीराइट है। नहीं,
भारत का संविधान यूनिक है, कॉपीराइट नहीं है। तो ये जो परिवर्तन का चयन है, ये उन प्रावधानों के संबंध है जिन्हें दूसरे देशों से जो संविधानों से ग्रहण किया गया, जो सेम टू सेम चीजें नहीं लिखी गई संविधान में, अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसे परिवर्तन करके अपने भारतीय नागरिकों के हिसाब से लिखा गया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हो या चाइना हो, कहीं से संविधान में ये सारी चीजें लिखी थी उनके, हमने उठा के अपने संविधान में छाप दिया। नहीं, उनकी अच्छी बातें हमने पढ़ी, हमने ली, लेकिन हम अपने नागरिकों के हिसाब से उसे परिवर्तन, उसमें कुछ परिवर्तन करके हम अपने संविधान में लिखे। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं परिवर्तन के साथ चयन। तो चलिए, अभी तक हमने ये जाना, सर्वसम्मति जाना, समायोजन जाना, परिवर्तन के साथ चयन जाना। अब चलिए अब आगे कवर करते हैं। तो जो दूसरे देशों की संवैधानिक विशेषताओं के संबंध में भारतीय संविधान निर्माताओं ने नकल का इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग बोलते हैं कि नकल करके संविधान से ली गई और भारत के संविधान में लिखा गया, नहीं, नकल नहीं किया गया, बल्कि पहले उन देशों की संवैधानिक विशेषताओं को भारतीय परिस्थिति के अनुरूप संशोधित करते हुए संविधान में दर्ज किया गया। अभी मैंने बताया ना कि अपने देश के नागरिकों के हिसाब से उनके अनुरूप संविधान में दर्ज किया गया, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। तो हमारे संविधान निर्माता नकल नहीं कर रहे थे, एक ऐसा संविधान लिख रहे थे जो आज भी पूरी दुनिया में मिसाल देती है भारत के संविधान का। ये नकल नहीं है। तो अपने नागरिकों के हिसाब से उसमें संशोधन करके दर्ज किया गया हमारे संविधान में। बोलने वाले को तो कौन रोक सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, वस्तुतः संघात्मक व्यवस्था अमेरिका संविधान से ली गई है। ठीक है, जो हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से इसमें ली गई है। कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे, घर के सारे सदस्य मिलकर काम करेंगे। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? ये अमेरिका से ली गई। ठीक है, किंतु अमेरिका में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। ठीक है, ये जो हमने तो संघात्मक व्यवस्था अमेरिका से ली ही, लेकिन अमेरिका में जो राज्य है उनको अपने संघ से अलग होने का अधिकार है। अपने वो चाहे तो अपने राज्य को अलग कर सकते हैं अपने देश से, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में किसी भी राज्य को अपने देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसी बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों लिखा? ऐसी परिस्थितियां उन्होंने देखी, ऐसा इतनी सारी चीजें देखी, अपने देश को दो टुकड़ों में बांटते हुए देखा। इन सारी चीजों को देखते हुए और सोचते हुए संविधान निर्माताओं ने ये बातें लिखवाई कि हमारे देश में राज्यों को संघ होने से संघ को अलग, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं कि संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाली कारक क्या क्या रही। जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको क्या क्या प्रभाव कर गए, वो कौन सी कारक थी, कौन सी बातें थी? तो चलिए, पहला तो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरी बात है संविधान सभा के सदस्यों का व्यक्तित्व एवं विचारधारा। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनके व्यक्तित्व और विचारधारा कैसी है, ये कारक प्रभावित कर गए। ठीक है, और तीसरी बातें हैं विभिन्न देशों के संविधान के अनुभव।
अनेकों देशों से जो संविधान निर्माताओं ने उनके संविधान को पढ़ा, वो कारक उनको प्रभावित कर गई। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख विचार थे, जिन पर पूरी संविधान सभा एकमत थी। ये जो भारतीय संविधान निर्माता है, उनको प्रभावित करने वाले जो 3 प्रमुख विचार थे, उस पर पूरी संविधान सभा सहमत थी। ठीक है, पहली क्या थी? समाजवाद की स्थापना। दूसरी थी राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली भूमिका प्रदान करना। ये क्यों थी? राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली भूमिका क्यों प्रदान की जानी थी? क्योंकि राज्य अपने संघ से अलग ना हो पाए, केंद्र को इतनी शक्तिशाली बनाया जाए कि राज्य को अलग होने का अधिकार ना हो। जैसे भारत और पाकिस्तान आजादी के समय 2 देश बट गए, वैसे हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि भविष्य में भी ऐसा हो, इसीलिए केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई। और तीसरी थी लोकतंत्र, समता, निष्पक्ष एवं वयस्क मताधिकार और पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्रता इत्यादि संकल्पनाओं को अपनाना। ये जो लोकतंत्र है, हमारे संविधान, हमारे देश में लोकतंत्र हो, समता हो, निष्पक्ष वयस्क मताधिकार हो, पंथ निरपेक्षता हो और स्वतंत्रता हो, इन सारी चीजों की संकल्पनाओं को अपनाना था। ठीक है, चलिए अभी तक हमने ये जाना, अब आगे जानते हैं कि और क्या क्या सारी चीजें हैं। अब जानते हैं संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव। वो जो संविधान निर्माता थे, उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव? तो संविधान सभा के सदस्यों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो उस सदस्य में मौजूद व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व उनके 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनकी विचारधाराओं को। ठीक है, तो पहली कौन सी बात है? गांधीवादी विचारधारा। उनकी क्या विचारधाराएं हैं, अब चलिए जानते हैं। गांधीवादी विचारधारा क्या है? गांधी विचारधारा क्या है? चलिए, तो गांधी जी चाहते थे कि पंचायतों के गठन से पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधित विशेष प्रावधान हो संविधान में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे गांधी जी जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर गए, उनको लगता था कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, अगर वो विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। तो वो चाहते थे कि जो पंचायत है, उनको भी जगह दी जाए हमारे संविधान में। उनका भी गठन हो, उनको भी हमारे पंचायतों को हमारे संविधान में जगह दी जाए। इसीलिए तो भारत का एक ऐसा संविधान है जिसे पंचायतों को भी अपने संविधान में जगह दी है। वो चाहते थे कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, उनके उत्थान से हमारा देश विकास करेगा। जब वो विकास करेंगे, जब गरीब तबके के लोग विकास करेंगे, तो देश भी विकास करेगा।
गांधी जी की ये विचारधारा थी और थी कि वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो अपनी इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करें। और उनकी इच्छा थी कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। जो ग्रामीण लोग थे उनमें उद्योगों का विकास किया जाए, तब तो देश विकास करेगा। तो इतनी सारी विचारधाराएं थी गांधी जी। तो अभी हमने ये जाना कि गांधी विचारधारा ये। आप जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाण है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो समाजवादी अवधारणा के ही तो प्रमाण है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर ये नीति निर्देशक निर्धारित है। ठीक है, यही सामाजिक व्यवस्था है हमारे देश में। उत्पादन और वितरण के संसाधनों का समान वितरण किया जाए। हमारे संविधान में ये भी चीजें लिखी है कि गरीब हो या अमीर हो, उन सबको ही बराबर समान समानता से ही सारी चीजें मिले, चाहे वो संसाधन हो या उत्पादन हो, कोई भी चीज हो, हर एक नागरिक को समान व्यवस्था, समान वितरण किया जाएगा। कानून हो, उत्पादन हो या कोई भी चीज हो, उनको समान रूप से वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने इतनी सारी बातें जानी, हमने ये समझा, आगे कवर करेंगे और कल की क्लास में। बाय।